साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी जो यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा 2023 की होनी है और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा 2023 की होनी है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की जाती है, तो यहाँ पर हम लोग अप्रैल 2023 का जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है, उसके विभिन्न पार्ट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग जो इसका सुरक्षा सिक्योरिटी वाला जो सेक्शन है, उस सेक्शन को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंतरिक्ष का सशक्तिकरण, वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। तो इसके बारे में इसके विभिन्न आयामों को देखेंगे और यदि इससे आपका प्रश्न पूछा जाता है तो आप उस प्रश्न को आसानी से लिख सकेंगे। तो देखिए, ये चर्चा में क्यों रहा, चूँकि ये करंट अफेयर की मैगजीन है, तो इससे आपका जो करंट से संबंधित जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा और इससे जो ट्रेडिशनल वाला जो पोर्शन है वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो बात करते हैं अंतरिक्ष के सशक्तिकरण के बारे में। ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी में अंतरिक्ष के सशक्तिकरण पर चर्चा की। ठीक है, और भारतीय अंतरिक्ष संघ या इसे कहते हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सहयोग से भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी का आयोजन किया था। और इस भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी कार्यक्रम मिशन डेफ स्पेस के तहत विचार विमर्श का एक हिस्सा है। जो ये आपका भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी कार्यक्रम जो है, ये मिशन डेफ स्पेस के तहत विचार विमर्श का हिस्सा है। तो यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ये मिशन डेफ स्पेस क्या है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आप अपने आंसर राइटिंग में कहीं पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिशन डेफ स्पेस भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षा आवश्यकताओं के लिए अभिनव समाधान विकसित करना है। तो क्या है, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षा आवश्यकताओं के लिए अभिनव समाधान विकसित करना है। इसमें स्टार्टअप्स, नवोन्वेषकों अर्थात जो इनोवेटर हैं और निजी क्षेत्र से समाधान प्राप्त करने के लिए 75 चुनौतियां प्रस्तुत की गई हैं। इसमें आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं दोनों के लिए समाधान प्राप्त किए जाएंगे। इन चुनौतियों को रक्षा उत्पादन विभाग की मौजूदा पहलों में वर्गीकृत किया गया है। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष के सशक्तिकरण के बारे में। तो ये होता क्या है, देखिए दो टर्म्स आते हैं, एक आता है अंतरिक्ष का सशक्तिकरण और एक आता है अंतरिक्ष का सैन्यीकरण। तो दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर देते हैं, परंतु दोनों दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अंतरिक्ष के सशक्तिकरण के बारे में बात करें कि ये क्या होता है। तो देखिए, इसमें हथियारों को अंतरिक्ष में या खगोलीय पिंड पर स्थापित करना शामिल है। इसमें हथियारों को अंतरिक्ष में, स्पेस में या जो खगोलीय पिंड हैं उन पर स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा इसमें ऐसे हथियारों का विकास भी शामिल है जो अंतरिक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और पृथ्वी से बाह्य स्पेक्ट्रम में लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए उपग्रह आधारित प्रणालियां, अंतरिक्ष आधारित एंटी सैटेलाइट हथियार और अनेक प्रकार के स्पेस टू अर्थ वेपन्स जैसे अंतरिक्ष हथियारों की पूरी श्रृंखला की तैनाती की जा सकती है। अंतरिक्ष के सशक्तिकरण के दो सबसेट हैं, एक आपका आता है अंतरिक्ष नियंत्रण स्पेस कंट्रोल और दूसरा होता है अंतरिक्ष बल अनुप्रयोग स्पेस फोर्स एप्लीकेशन। तो देखिए, हमने बात की सशक्तिकरण की, अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष के सैन्यीकरण की। तो अंतरिक्ष का सैन्यीकरण क्या होता है, इसको भी समझ लें। देखिए, भूमि समुद्र और हवा पर आधारित सैन्य अभियानों का समर्थन करने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना अंतरिक्ष का सैन्यीकरण कहलाता है। इसमें सेना की जमीनी अवसंरचना की सहायता के लिए प्रारंभिक चेतावनी संचार प्रणाली, नेविगेशन, कमान और नियंत्रण जैसी परिसंपत्तियों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि अंतरिक्ष के सशक्तिकरण के पीछे उत्तरदायी कारक क्या हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से अंतरिक्ष का सशक्तिकरण जो है ये बढ़ रहा है। पहला, अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा करना। देखिए, अन्य देशों के एंटी सैटेलाइट मिसाइल या अंतरिक्ष आधारित हथियारों से अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों की रक्षा करना जरूरी है। जैसे यदि चाइना के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है तो भारत को अपने सैटेलाइटों की रक्षा करने के लिए क्या होगा, इस प्रकार के सशक्तिकरण की जरूरत होगी। इसके लिए कई देश अंतरिक्ष के सशक्तिकरण का विकल्प अपना रहे हैं। दूसरा, युद्धक क्षमताओं में वृद्धि करना। अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियां जैसे कि उपग्रह निगरानी, संचार प्रणाली और नेविगेशन प्रौद्योगिकियां
भूमि, समुद्र तथा हवा आधारित सैन्य अभियानों की क्षमताओं में काफी सुधार लाती हैं। इससे अंतरिक्ष आधुनिक युद्ध और सामरिक योजना में एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। तो यदि किसी देश का मतलब अंतरिक्ष में सशक्तिकरण होगा तो क्या कर सकता है, वो दूसरे देश के जो भी इस प्रकार के अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियां हैं, सेटेलाइट वगैरह हैं, उनको नष्ट कर सकता है और युद्ध क्षेत्र में उसे हरा सकता है। तीसरा कारण है वाह्य अंतरिक्ष भू राजनीति। वाह्य अंतरिक्ष भू राजनीति देखिए, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश युद्ध के चौथे आयाम, अभी तक युद्ध के 3 आयाम थे, आप जल पे, थल पे और नभ आकाश में युद्ध लड़ रहे थे, अब ये चौथा आयाम मिल गया है अंतरिक्ष। तो यहाँ पर क्या है, चौथे आयाम अंतरिक्ष पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। महाशक्ति के दर्जे को प्राप्त करने के लिए अमेरिका और चीन के बीच जारी प्रतिद्वंदिता के कारण चीन ने 2007 में एंटी सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया था। इससे भारत में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई थी। मिशन शक्ति के अंतर्गत भारत ने 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद एंटी सैटेलाइट मिशन का परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बन गया। इसके अतिरिक्त अन्य कारण जो है, मौजूदा संधियां जो हैं वो अपर्याप्त हैं। अंतरिक्ष को लेकर के जो संधियां हैं वो अभी वर्तमान में वो अपर्याप्त हैं। वाह्य अंतरिक्ष संधि स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती को प्रतिबंधित करती है। परंतु इसमें गैर सामूहिक विनाश के हथियारों जैसे काउंटर स्पेस संबंधी क्षमताओं को लेकर कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। ठीक है, सामूहिक विनाश के हथियारों पर पाबंदी तो है, परंतु जो गैर सामूहिक विनाश के हथियार हैं उन पर पाबंदी नहीं है, प्रतिबंध। इस तरह की चूक अंतरिक्ष के सशक्तिकरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय विनिमय में एक संभावित कमी का कारण बनती है। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत ने अपने अंतरिक्ष की रक्षा की दिशा में कौन से कदम उठाए हैं। तो इन कदमों को आप याद रखिएगा, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, जहाँ पे भी यदि प्रश्न अंतरिक्ष से संबंधित पूछा जाएगा भारत के संदर्भ में। तो पहला, मिशन शक्ति। यह एंटी सैटेलाइट मिसाइल है जिसको भारत ने इसको प्रक्षेपित किया था 2019 में। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, यह भारतीय रक्षा बलों की त्रिसेवा एजेंसी है। तीसरा, रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी। यह एजेंसी अंतरिक्ष युद्ध हथियार प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों का सृजन कर रही है। चौथा, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसे शॉर्ट में हम लोग नाविक कहते हैं। यह भारत सहित इसकी सीमा के परे 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। जैसे कि आपका अमेरिका का जीपीएस है, उसी तरह से जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसी तरह से भारत का नाविक है। तो यह भारत सहित इसकी सीमा के परे 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। इसके अतिरिक्त अगला है इंड स्पेस एक्स। यह कृत्रिम अंतरिक्ष युद्ध अभ्यास है। अब आगे यहाँ पर एक टर्म है, इसको याद रखिएगा, केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम क्या होता है? एक ऐसी परिघटना जिसमें पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में कचरे की मात्रा उस बिंदु तक पहुंच जाती है। कचरा मतलब जो हम लोग सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, इस प्रकार जब वो काम करना बंद कर देते हैं, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो वो कचरे का काम करते हैं, एक तरीके से कचरा हो जाते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में कचरे की मात्रा उस बिंदु तक पहुंच जाती है जहां यह अधिक से अधिक अंतरिक्ष कचरे का निर्माण करता है। इससे उपग्रहों मतलब जो उपग्रह काम कर रहे हैं अभी, अंतरिक्ष यात्रियों और मिशन योजनाकारों के लिए बड़ी समस्या पैदा होती है। तो इसी को क्या कहते हैं? केसलर सिंड्रोम कहते हैं। अब बात करते हैं अंतरिक्ष सशक्तिकरण के प्रभाव क्या होंगे। उन प्रभावों की बात करें तो पहला है अंतरिक्ष के मलबे में वृद्धि होगी। देखिए, बाह्य अंतरिक्ष में मिसाइलों को नष्ट कर देने वाले हथियारों से बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि इनसे बड़ी मात्रा में मलबा उत्पन्न होता है। यह केसलर सिंड्रोम को ट्रिगर कर सकता है, बढ़ा सकता है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात किए हैं। आगे इससे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को भी खतरा हो सकता है। जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है यह यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान, इन 5 देशों के बीच एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम निम्न भूकक्षा में लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थायी रूप से स्थापित अंतरिक्ष स्टेशन के संयुक्त विकास, संचालन और उपयोग के लिए तैयार किया गया है। अगला जो प्रभाव है वो क्या है? पहले से ही कम उपलब्ध रेडियो आवृत्तियों और कक्षीय स्लॉट को और अधिक संकीर्ण कर देगा ये। ठीक है, कक्षीय स्लॉट पर एकाधिकार या सुरक्षा के उद्देश्यों से सैन्य उपग्रह कक्षीय स्लॉट एवं रेडियो आवृत्तियों के गैर प्रकटीकरण से रेडियो आवृत्तियों तथा कक्षीय स्लॉट की उपलब्धता और कम हो सकती है। यह अवरोध वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्यमियों के लिए
गतिविधियों के दायरे को सीमित करता है। अगला जो प्रभाव है वो क्या है? अंतरिक्ष में शस्त्रों की स्पर्धा को सक्रिय करेगा ये। अंतरिक्ष के सशक्तिकरण के चलते राष्ट्रों के बीच अनिश्चितता, संदेह, गलत अनुमान, प्रतिस्पर्धा और आक्रामक तैनाती का माहौल बनता है। यह अंततः अंतरिक्ष में हथियारों की एक स्पर्धा को जन्म दे सकता है। वर्ष 2019 में अमेरिका ने अंतरिक्ष अभियानों और रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित अमेरिकी सेना की एक अलग शाखा के रूप में यूएस स्पेस फोर्स बनाई थी। रूस जो है नूडोल प्रणाली जैसे भूमि स्तरीय एंटी सैटेलाइट हथियारों पर काम कर रहा है। इस प्रणाली को निम्न भूकक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो सैटेलाइट होंगे उनको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रभाव जो है वो है महत्वपूर्ण अवसंरचना को प्रभावित करना। देखिए, उपग्रह पृथ्वी की महत्वपूर्ण अवसंरचना के अलग अलग पहलुओं का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे संचार नेटवर्क, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन प्रणाली और आपदा प्रबंधन। तो इनको जब इस प्रकार का सशक्तिकरण बढ़ेगा अंतरिक्ष का, तो इसको भी दिक्कत, ये जो महत्वपूर्ण अवसंरचना है ये भी प्रभावित होगा। जिन देशों के बीच दुश्मनी होगी दूसरे का इस प्रकार के अवसंरचनाओं को नष्ट कर सकता है। अगला है बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण पर इससे प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बाह्य अंतरिक्ष में हथियार रखने से उस क्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में बदलने का खतरा बढ़ जाता है। इससे बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और अनुसंधान गतिविधियों पर प्रभाव पड़ सकता है। अंतरिक्ष के सशक्तिकरण को रोकने के लिए आगे की क्या राह है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सशक्तिकरण को नियंत्रित करने के लिए किए गए जो वैश्विक प्रयास हैं, तो ये वैश्विक प्रयास महत्वपूर्ण है। पहला है बाह्य अंतरिक्ष संधि। आप इन केवल पॉइंट में आप नाम भी लिख करके काम चला सकते हैं, पूरे के बारे में डिटेल आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 बाह्य अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती को प्रतिबंधित करता है। साथ ही खगोलीय पिंडों पर सैन्य गतिविधियों को भी निषिद्ध करता है और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण एवं उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी रूप से बाध्यकारी नियमों को प्रस्तुत करता है। अगला है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। संधि के तहत वायुमंडल में, बाह्य अंतरिक्ष में और जल में परमाणु हथियार के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया गया है। संधि के तहत वायुमंडल में, बाह्य अंतरिक्ष में और जल में परमाणु हथियार के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं अगला है बाह्य अंतरिक्ष में शस्त्रों की स्पर्धा की रोकथाम, शॉर्ट में परोश कहा गया है इसे। अंतरिक्ष का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना शस्त्रों की स्पर्धा से बचना आदि है। वहीं है अन्य के तहत बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की रोकथाम और खतरे। तो इसमें इसका जो पूरा नाम है इंग्लिश में, प्रिवेंशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ वेपन्स इन आउटर स्पेस एंड थ्रेट। पर चीन रूस प्रस्ताव, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोड तथा अमेरिका के आर्टेमिस समझौते में अंतरिक्ष में हथियारों की स्पर्धा रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या किया जा सकता है, आगे की राह के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अंटार्कटिका की तरह अंतरिक्ष को भी ग्लोबल कॉमन के रूप में माना। जो अंटार्कटिका का क्षेत्र है उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, वो सभी देशों का है और वहाँ पे अन्वेषण कार्य ही किए जा सकते हैं। वहाँ पे डिफेंस से संबंधित कोई भी कार्यक्रम वहाँ किसी देश के द्वारा चलाया नहीं जा सकता है। तो इसी प्रकार से अंतरिक्ष को भी ग्लोबल कॉमन के रूप में मानना चाहिए। तो अंटार्कटिका के समान अंतरिक्ष को भी एक ग्लोबल कॉमन के रूप में उपयोग करने के महत्व पर जोर देना चाहिए। यह इस विचार को बढ़ावा देता है कि अंतरिक्ष का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और सभी देशों के हित में किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण अंतरिक्ष संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से उपयोग को प्रोत्साहित करता है। साथ ही अंतरिक्ष के सशक्तिकरण और सैन्यीकरण को हतोत्साहित करता है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क को बाध्यकारी बनाने की आवश्यकता है। तो देखिए, विनियमन और निगरानी के माध्यम से अंतरिक्ष के सशक्तिकरण के समाधान के लिए एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है जो बाध्यकारी हो। तीसरा, समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए कम औपचारिक आचार संहिता स्थापित करने हेतु समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि सभी सरकारें इसमें भाग नहीं लेती हैं तो भी जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए। अगला है प्रतिरोधक उद्देश्य के लिए दोहरे उपयोग वाले प्लेटफॉर्म विकसित करना। ऐसे प्लेटफॉर्म्स विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो असैन्य और सैन्य दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करते हों। इसमें प्रतिरोधक उद्देश्यों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करने पर भी जोर दिया गया है। अगला पॉइंट है सुरक्षित उपग्रह समर्थित संचार।
क्वांटम कुंजी वितरण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उपग्रह समर्थित संचार की सुविधा को बढ़ाना, यह परमाणु और उप परमाणु स्तरों पर सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए क्वांटम भौतिकी के नियमों का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष आधारित इंटेलिजेंस निगरानी और पूर्व परीक्षण, ISR मतलब इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉन्सिनेंस, देखिए प्रभावी खुफिया जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण के लिए विशेष उपकरणों की तैनाती तथा समर्पित टीमों का गठन करके अंतरिक्ष आधारित इंटेलिजेंस निगरानी और पूर्व परीक्षण क्षमताओं को मजबूत किया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि इस प्रकार के सशक्तिकरण को रोका जा सके। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है आपका वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के संबंध में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपका सुरक्षा वाला जो सेक्शन है ये आपका जीएस पेपर 3 के तहत आता है। ठीक है, और आपका वामपंथी उग्रवाद जो है एक जो टॉपिक है आपका सुरक्षा वाले सिक्योरिटी वाले सेक्शन में पेपर 3 में कवर करता है। तो इससे प्रश्न हर साल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे वामपंथी उग्रवाद के संबंध में देखते हैं। तो चर्चा में क्यों रहा है? हाल ही में कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में वामपंथी उग्रवादियों द्वारा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए किए गए विस्फोट से कुछ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स DRG की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है IED का फुल फॉर्म क्या है, तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस इसका फुल फॉर्म है। हमें मेनली बात करना है वामपंथी उग्रवाद के बारे में कि वामपंथी उग्रवाद है क्या। तो देखिए, वामपंथी उग्रवादियों को विश्व स्तर पर माओवादी और भारत में नक्सलियों के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में कहें तो यहाँ पे लिखा गया है आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो देखिए, वामपंथी उग्रवाद ऐसे व्यक्ति या समूह हैं जो कट्टरपंथी वामपंथी विचारधाराओं का समर्थन करते हैं। वामपंथी विचारधारा का समर्थन करना बुरी बात नहीं है, यहाँ पे ये कट्टरपंथी होते हैं, कट्टरपंथी वामपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं और हिंसक तरीकों से सत्ता की स्थापित प्रणालियों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। मतलब ये सत्ता को प्रतिस्थापित करने के लिए हिंसा के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। भारत में नक्सलवाद की उत्पत्ति 1967 के नक्सलवाड़ी विद्रोह या आंदोलन संबंधित है। नक्सलवाड़ी आपका पश्चिम बंगाल में रहा है। ठीक है, तो कई बार पूछ लेता है कि किस सन में और कहाँ से ये प्रारंभ होता है, तो ध्यान रखिएगा 1967 के नक्सलवाड़ी नामक स्थान से। 1970 के दशक के दौरान यह आंदोलन विवादित गुटों में बढ़ जाता है, कई गुटों में बढ़ जाता है। ये आज भी भारत के लाल गलियारे में माओवादी गुट लगातार सक्रिय, तो जहाँ भी लाल गलियारे की बात आती है वो माओवादी गुट के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को ही इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इस गलियारे में मध्य और पूर्वी राज्य, जो मध्य और पूर्वी राज्य हैं वो कौन कौन से इसमें शामिल है उसको आप जरूर याद रखिएगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल, ये 10 प्रदेश जो हैं इसमें शामिल हैं। इन राज्यों में इनकी सक्रियता अलग अलग स्तर की। तो ध्यान रखिएगा, भारत के लाल गलियारे में वर्तमान में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। भारत में वामपंथी उग्रवाद के उद्भव के कारण क्या है? कई सारे कारण, जैसे पहला है शासन संबंधी कारण। तो शासन संबंधी कारण में क्या है? कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और कुशलतापूर्ण रीति से लागू करने में विफलता का होना, अक्षमता, भ्रष्टाचार और शोषण के मामलों में सरकारी तंत्र का दोषपूर्ण होना विभिन्न जगहों पर। तीसरा, कमजोर शासन के चलते माओवादियों को वंचित क्षेत्रों में अपनी वैधता या औचित्य प्राप्त करने का अवसर मिल गया है। दूसरा जो है आपका है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक। देखिए, गरीबी व असमानता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादियों को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। आगे बढ़ने में भूमि अधिग्रहण किसानों जनजातियों को विस्थापित करता है। साथ ही यह जनजातियों में वामपंथी उग्रवाद संबंधित हिंसा बोध को बढ़ावा देता है। कई बार देखा गया है भूमि अधिग्रहण में जो समुदाय विस्थापित होता है उनका उचित पुनर्वास नहीं किया जाता है या उन्हें मुआवजे नहीं दिए जाते, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि इस प्रकार के जो वामपंथी उग्रवादी संगठन है वो उन्हें अपने तरफ आकर्षित करते हैं। अगला है जनजातीय समुदायों का सांस्कृतिक अलगाव होना। जनजातीय समुदायों का सांस्कृतिक अलगाव का होना, वे स्वयं को उपेक्षित और मुख्यधारा के समाज से बहिष्कृत महसूस करते हैं। अगला है सड़कों, स्कूलों जैसी आधारभूत संरचनाओं की कमी का होना, कि कमी ने दूर दराज और अविकसित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच उपेक्षा की भावना को बढ़ाया है। तीसरा है वंचित वर्ग की राजनीतिक उपेक्षा। वंचित वर्ग की राजनीतिक उपेक्षा का होना, देखिए राजनीतिक सुधारों और सहभागी लोकतंत्र की गति काफ़ी धीमी है, जिससे वंचित वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। जो मेन स्ट्रीम राजनीतिक
है उसमें उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। उपेक्षित समुदायों विशेष रूप से जनजातीय आबादी का राजनीति में कम प्रतिनिधित्व है। अब बात करते हैं कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए जो महत्वपूर्ण पहले या इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको बात करें। पहला है वामपंथी उग्रवाद प्रभाव का निर्माण। देखिए, वामपंथी उग्रवाद का समग्र रूप से और प्रभावी ढंग से उन्मूलन करने के लिए 2006 में गृह मंत्रालय में वामपंथी उग्रवाद प्रभाग का गठन किया गया था। वामपंथी उग्रवाद प्रभाग वामपंथी उग्रवाद से संबंधित या प्रभावित राज्यों में क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से सुरक्षा संबंधी योजनाओं को लागू करता है। दूसरा है वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015। इस नीति में सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी उपायों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारी आदि को सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है। तीसरा है पुलिस बलों का आधुनिकीकरण से संबंधित अम्ब्रेला योजना की अलग अलग उपयोजना। इन उपयोजनाओं में कई सारी चीज़ें शामिल। पहला है सुरक्षा संबंधी व्यय योजना। इस योजना के अंतर्गत केंद्र जो है वो प्रभावित राज्यों को प्रशिक्षण और परिचालन आवश्यकताओं से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। इसके अलावा इसमें मारे गए घायल नागरिकों या सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। दूसरा है सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतरालों को भरने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस प्रदान की जाती है जो आकस्मिक प्रकृति की होती है। विशेष अवसंरचना योजना स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इसके तहत सुरक्षा संबंधित अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्त प्रदान किया जाता है। और अगला है नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम CAP, व्यक्तिगत वार्ता के माध्यम से सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच के संपर्क अंतराल को समाप्त करने पर केंद्रित है। साथ ही यह स्थानीय लोगों के सामने स्पेशल फोर्स के मानवीय चेहरे को लाता है। तो ये जो पॉइंट थे आपके, ये पुलिस बलों के आधुनिकीकरण समेत अम्ब्रेला योजना के अलग अलग उपयोजना थी। अगला जो पॉइंट आपका आता है सड़क संपर्क में सुधार करना। तो देखिए, रोड रिक्वायरमेंट प्लान 1 और सड़क संपर्क परियोजना को क्रमशः, देखिए जो रोड रिक्वायरमेंट प्लान 1 है इसे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तथा जो सड़क संपर्क परियोजना है इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद संबंधित मोबाइल टावर परियोजना। देखिए, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए सरकार ने इन क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला है आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। गृह मंत्रालय को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 35 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर भारत में वामपंथी उग्रवाद संबंधित कुछ डेटा को देख लेते हैं। ये आप डेटा आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2009 से 2021 तक वामपंथी उग्रवाद संबंधित हिंसा में 77% की गिरावट आई है। वहीं 2010 से 2021 तक कुल मौतों जिसमें नागरिक सुरक्षा बल शामिल रहे इसमें 85% की गिरावट आई है। और 2020 और 2021 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मौतों में 2020 में 24% और 2021 में 27% की गिरावट दर्ज की गई है। अब एक और वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक योजना है। यह है 2017 में गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए समाधान रणनीति प्रस्तुत की गई थी। इसके जो प्रमुख घटक हैं समाधान के, उन घटकों को आप जरूर याद रखिएगा कि इसके घटक क्या हैं। तो इसमें कुल आपके 8 घटक हैं, ठीक है। 8 घटकों के नाम याद रखिएगा। समाधान का जो इंग्लिश है इसके हर लेटर से एक आपका बनता है। कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति जो स्तंभ है प्रत्येक लेटर से एक स्तंभ बनेगा। कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा एवं प्रशिक्षण, कार्रवाई योग्य असूचना, डैशबोर्ड आधारित मुख्य निष्पादन संकेतक और की रिजल्ट एरिया, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, प्रत्येक रक्षण क्षेत्र के लिए कार्य योजना, वित्त पोषण तक पहुंच को प्रतिबंधित करना। अब हम लोग आगे की राह देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। तो पहला है नीतिगत उपाय। नीतिगत उपायों के लिए राज्य को सुरक्षा प्रदान करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रभावित क्षेत्रों में कुशल और जवाबदेह विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही उन क्षेत्रों में उचित सुरक्षा रणनीतियों की आवश्यकता है जहां नक्सली अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं। जिन क्षेत्रों में नक्सलियों की उपस्थिति कम है वहां विकासात्मक पहल की जा सकती है, ठीक है। अगला है आंध्र प्रदेश के मॉडल को अपनाया जा सकता है। देखिए, आंध्र मॉडल ने आंध्र प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने में सराहनीय सहायता हासिल की है। कार्रवाई विजन आधारित, मिशन उन्मुख और आत्मविश्वास से केंद्रित निर्देशित थी। इसमें जो कार्रवाई की गई है वो विजन आधारित, मिशन उन्मुख और आत्मविश्वास से निर्देशित थी। साथ ही यह कार्रवाई गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, योग्यता और क्षमता विकास के साथ
विधिवत रूप से समर्थित थी। माओवादियों के वित्त पोषण को रोकना, धन के प्रवाह को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि वित्त के स्रोतों की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए, वित्त के स्रोतों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, और अवैध खनन और इमारती लकड़ी की कटाई पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, तथा जबरन वसूली, फिरौती इत्यादि का भुगतान करने वाले सरकारी कर्मचारियों को दंडित किया जाना चाहिए। अगला है समावेशिता। सरकार को भूमि और चुनावी सुधारों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, साथ ही यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वंचित वर्गों के विकास को मुख्यधारा में लाया जाए। अगला है समन्वय को मजबूत करना। राज्यों और केंद्र तथा सुरक्षा बलों के बीच समन्वयों राज्यों और केंद्र तथा सुरक्षा बलों के बीच समन्वय एवं सहयोग की आवश्यकता है। एक समन्वय केंद्र, अंतर्राज्यीय समन्वय पर टास्क फोर्स और एक अंतर मंत्रालय समूह का गठन किया जा सकता है। इससे निरंतर निगरानी की जा सकेगी और इस तरह के समन्वय को सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगला पॉइंट है राज्य पुलिस बलों की क्षमताओं को बढ़ाना। उग्रवाद रोधी और जंगल युद्ध प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। ये प्रशिक्षण केंद्र राज्य पुलिस बलों के कौशल, मनोबल और परिचालन क्षमता को मजबूत करेंगे। पुलिस बलों को नवीनतम तकनीकी साधनों और उपकरणों से भी लैस किया जाना चाहिए। अगला है आम लोगों को जोड़ना। देखिए, नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता के लिए एक ठोस रणनीतिक संचार अभियान एक पूर्व शर्त है। दूरस्थ क्षेत्रों में आम लोगों तक पैम्पलेट, रेडियो, क्षेत्रीय रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों, नाटक व थिएटर समूहों आदि के माध्यम से पहुंचा जाना चाहिए, जिससे कि आम लोगों को जोड़ा जा सके। अब कुछ शॉर्ट में जो कुछ करंट अफेयर हैं उनको देखते हैं। हम यहाँ पे उन बिंदुओं की बात करेंगे जो आप अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई, विश्व सैन्य व्यय के रुझान, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सिप्री ने विश्व सैन्य व्यय के रुझान रिपोर्ट 2022 जारी की है। देखिए, यह स्वीडन स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसका जो निष्कर्ष है उसमें यह बताया गया कि वर्ष 2022 में 5 सबसे बड़े सैन्य व्ययकर्ता देश कौन से रहे। नंबर 1 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे रूस और भारत चौथे पे। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि सैन्य व्यय के रूप में भारत जो है वो चौथे नंबर पे है और पांचवें पे सऊदी अरब है। कुल वैश्विक सैन्य व्यय में इन 5 देशों की हिस्सेदारी 63% कितनी है, 63% है। ठीक है, और एक सेकेंड, देखिए, भारत 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य व्यय के साथ 2022 में विश्व का चौथा सबसे बड़ा व्ययकर्ता देश रहा है। देखिए, भारतीय सैन्य बजट में क्रमिक व्यय, मतलब जिसमें क्रमिक व्यय में आपका वेतन और पेंशन आता है, ये सबसे बड़ा व्यय वर्ग रहा है। मतलब भारतीय सैन्य बजट जितना होता है उसका 50% जो है वो इस मद पे खर्च हो जाता है। ठीक है, 50% जो है इस मद पर खर्च होता है। पूंजीगत परिव्यय पर भारत का व्यय 2022 में कुल सैन्य व्यय का 23% था। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात लगभग कितना था, 16,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक स्तर पर पहुंच गया है। भारत ने 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत के प्रमुख रक्षा उत्पादों में जो है निर्यात उत्पादों जो हमने निर्यात किया उसमें डॉर्नियर 228, 155 मिमी एडवांस टोह ऑर्डिनरी गन्स है, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल प्रणाली आदि शामिल हैं। और वहीं सरकार द्वारा रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों की बात करें तो इसमें आता है IDEX। इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, मेक इन इंडिया, पुर्जों और घटकों प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण, प्रमुख प्लेटफॉर्म्स और उपकरणों के निर्यात के लिए 3 ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस की अधिसूचना इत्यादि जो है ये सरकार द्वारा रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास हैं। अगला है आपका कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स। तो देखिए, साइबर स्पेस संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सेना कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स संचालित करेगी। यह जो कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग है ये शत्रुओं की बढ़ती युद्ध क्षमताओं से उत्पन्न साइबर स्पेस संबंधी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना की संरचनाओं की सहायता करेगा। यह नेटवर्क की सुरक्षा करेगा और साइबर डोमेन में तैयारी के स्तर को बढ़ाएगा। तथा यहाँ पर हम बात करें कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से कैसे जुड़ी हुई है। साइबर सुरक्षा जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से कैसे जुड़ी हुई, देखिए, साइबर स्पेस जो है वो ग्रे जोन वारफेयर और पारंपरिक अभियानों दोनों स्थितियों में सैन्य क्षेत्र की एक आवश्यक क्षमता के रूप में उभरा है। ग्रे जोन वारफेयर क्या होता है, शांति और युद्ध के बीच के समय होने वाली गतिविधियां ये ग्रे जोन वारफेयर कहलाती हैं।
इसके तहत कई देशों ने साइबर युद्ध से संबंधित अपनी स्वयं की रणनीतियां बनाई हैं जो युद्ध के मैदान में परिणामों को बदलने की क्षमता रखती हैं। अगला है शत्रु अति महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं जैसे कि बांध, बिजली और ऊर्जा प्रतिष्ठानों, बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं आदि पर साइबर हमले कर सकते हैं। अगला है प्रौद्योगिकियों के उपयोग और सरकार द्वारा डिजिटल प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल रूप से सुभेद्य प्लेटफॉर्म पर हमले बढ़ रहे हैं। अब इस क्षेत्र में जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो क्या हैं साइबर स्पेस के संबंध में, कि साइबर सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दें, तो उसके संबंध में जो भारत की समस्त चुनौतियां हैं उसमें है भारत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आयात पर निर्भर है। दूसरा, अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है। तीसरा, पर्याप्त अवसंरचना और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है। चौथा, अभी भी देश की बड़ी आबादी डिजिटल रूप से निरक्षर है। इसके संबंध में सरकार द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसमें है वर्ष 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति घोषित की गई थी। इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क अपनाया गया है। और तीसरा, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT-EN और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, अगला है पहला एंटी स्पाईवेयर घोषणा पत्र। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और 10 अन्य देशों ने पहली बार महत्वपूर्ण एंटी स्पाईवेयर घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत व्यावसायिक स्पाईवेयर के दुरुपयोग से पैदा होने खतरों की पहचान की जाएगी। यहाँ पर हम बात करते हैं स्पाईवेयर के बारे में, तो हमें ये जानना जरूरी है कि स्पाईवेयर होता क्या है। स्पाईवेयर एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मैलवेयर है। इसे किसी एंड यूजर्स की जानकारी के बिना किसी कंप्यूटिंग डिवाइस पर इंस्टॉल किया जा सकता है। ठीक है, ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। यह डिवाइस पर हमला करता है, संवेदनशील जानकारी और इंटरनेट उपयोग संबंधी डेटा को चुराता है। साथ ही इस डेटा को विज्ञापन दाताओं, डेटा कंपनियों या बाहरी यूजर्स के बीच प्रसारित कर देता है। रैनसमवेयर रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करें तो देखिए, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT-IN ने रैनसमवेयर रिपोर्ट 2022 जारी की है। ठीक है, तो हमने स्पाईवेयर की बात की, अब रैनसमवेयर की बात कर लेते हैं क्या है। तो देखिए, ये जो आपका भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल है, ये कंप्यूटर सुरक्षा संबंधित घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाली राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके जो निष्कर्ष हैं उन निष्कर्ष को आप याद रखिएगा। 2021 की तुलना में 2022 में रैनसमवेयर की घटनाओं में 53% की वृद्धि हुई है। इस वर्ष ऐसे हमले न केवल धन प्राप्ति से प्रेरित रहे बल्कि भू राजनीतिक संघर्षों ने भी रैनसमवेयर हमलों को बढ़ाने में योगदान किया है। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यापक रैनसमवेयर हमले हुए हैं, साथ ही इसकी बारंबारता व जटिलता में भी वृद्धि हुई है। लॉकबिट क्या होता है अभी आगे बात करते हैं। लॉकबिट भारत में सबसे ज़्यादा कुख्यात रैनसमवेयर वेरिएंट था। इसके बाद मैकोप और DJUV या स्टॉप रैनसमवेयर का स्थान रहा है। वर्ष 2022 में वाइस सोसाइटी और ब्लू स्काई जैसे नए वेरिएंट देखे गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और IT सक्षम सेवा क्षेत्रक रैनसमवेयर हमले से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रक रहे हैं। इसके बाद वित्त आता है, उसके बाद विनिर्माण क्षेत्रक आते हैं। रैनसमवेयर एज अ सर्विस इकोसिस्टम प्रमुखता प्राप्त करता जा रहा है और मैकोप और फैबोस रैनसमवेयर समूहों ने मुख्य रूप से मध्यम और छोटे संगठनों को लक्षित किया है, जबकि इसके विपरीत DJUV स्टॉप जैसे वेरिएंट व्यक्तियों को लक्षित करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा रैनसमवेयर को इस प्रकार से देखने, रैनसमवेयर क्या है, ये मैलवेयर की एक श्रेणी है। यह कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करता है और उन्हें उनके वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपयोगी बना देता है। यदि आपका कंप्यूटर है तो आप उस कंप्यूटर को चला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अनुपयोगी बना देता है। फिर क्या करता है, क्रिप्टो रैनसमवेयर लक्षित सिस्टम पर विविध फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है। जो भी फाइल है, कोई फाइल खुलेगी नहीं, इनक्रिप्टेड हो जाएगी। जब तक फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक लॉकर रैनसमवेयर सिस्टम की स्क्रीन को लॉक कर देता है। तो ये है आपका रैनसमवेयर। अब बात करते हैं लॉकबिट रैनसमवेयर की, जिसकी हम लोग बात किए थे यहाँ पर कि लॉकबिट जो है भारत में सबसे ज़्यादा कुख्यात रैनसमवेयर वेरिएंट था। देखिए, लॉकबिट रैनसमवेयर को मैक उपकरणों को लक्षित करते हुए पाया गया है। मैक उपकरणों को इस तरह यह एप्पल कंप्यूटरों को लक्षित करने वाला पहला प्रमुख रैनसमवेयर ऑपरेशन बन गया है। लॉकबिट रैनसमवेयर को लक्षित उपयोगकर्ता के सिस्टम में घुसपैठ करने और महत्वपूर्ण फाइलों को एन्क्रिप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह लक्षित उपयोगकर्ताओं की फाइल को एन्क्रिप्ट करते समय फाइल एक्सटेंशन का उपयोग करता है। इस कारण इसे ABCD वायरस घोषित किया गया है। यह फाइल को डिक्रिप्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में भुगतान करने की मांग करता है। इस कारण इसे क्रिप्टो वायरस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह रैनसमवेयर एज अ सर्विस मॉडल पर कार्य करता है। अगला है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के बारे में बात करें तो देखिए, अभी हाल ही में जो है
इसने चिकित्सा, वैज्ञानिक, औद्योगिक उपयोग और कानून अनुपालन के लिए नशीले पदार्थों की उपलब्धता के बीच संतुलन को सुविधाजनक बनाने हेतु केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। यह दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा, साथ ही यह दवा उद्योग के लिए व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाले समय को भी कम करेगा। यहाँ एक पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है कि जो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो है किस मंत्रालय के तहत आता है, तो ये वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो। आगे चलते हैं, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करें। प्रलय तो भारतीय सशस्त्र बलों ने 250 और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की योजना बनाई है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है और ये ध्यान रखिएगा, यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। यह एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर द्वारा संचालित है। इसकी मिसाइल निर्देशन प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत वैमानिकी शामिल है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अभ्यासों को भी देख लेते हैं। कई बार किसी देश के साथ रिलेशनशिप जब हम लिखते हैं उससे समझ आंसर राइटिंग आएगा, तो वहाँ पे जो आपका सुरक्षा वाला सेक्शन है उसमें इन अभ्यासों को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सिलनेक्स 23 यह भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। वहीं अभ्यास कवच इसे अंडमान और निकोबार कमान ने आयोजित किया है। यह सेना, नौसेना और वायुसेना और तटरक्षक बलों की परिसंपत्तियों से जुड़ा हुआ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास कोप इंडिया 23 यह भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के बीच एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। अभ्यास कोप इंडिया 23 अभ्यास ओरियन यह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें भारतीय वायुसेना और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स भाग ले रहे हैं। इसके अलावा इसमें जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनियोचोस 23 यह भारतीय वायुसेना का एक बहुराष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास इनियोचोस 23 में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना एक बहुराष्ट्रीय वायुसैन्य अभ्यास इनियोचोस 23 में भाग लेगी। इसे ग्रीस वायुसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।